जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज है 4 मार्च और आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो होता है फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है इसको हम करेंगे। और हमारे चैनल पे आप न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। कि रेलवे का जो एग्ज़ाम का जो सबसे मेन मूल मंत्र होता है वो होता है प्रीवियस क्वेश्चन। जो अभी पूछा गया है उसी से रिलेटेड ये पूछा जाता है। तो जो हम क्वेश्चन कराएंगे उससे रिलेटेड आप पढ़ के जाइए, आप अच्छा स्कोर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन हमसे छूट गया, आप अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर उसमें भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड आज का जो पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कब और किसने किए थे। देखिए फ्रेंड आर्य समाज का संस्थापक था ये स्वामी दयानंद सरस्वती था। और उसके बाद ये स्थापना जो हुआ था 10 अप्रैल 1875 में किया गया था। देखिए फ्रेंड इसका जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती का, ये हुआ था गुजरात के टंकारे नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो 1706 को गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में किसे स्थापित किया गया। तो देखिए फ्रेंड गुरु ग्रंथ जो साहिब है इसमें क्या है, एक पुस्तक है जिसके अनुसार उसका जो बानी दिया गया है उसी में इसको रखा गया, उसी के अनुरूप ये धर्म का पालन किया जाता है। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ये पटना बिहार में हुआ था। कब हुआ था, 1666 में हुआ था। कब हुआ था, 1666 में। ये जो था सिख धर्म के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, जिसका जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 में हुआ था। कब हुआ था, इसका अभी 1469 में हुआ था। इसका तलवंडी का नाम बदलकर भी ननकाना साहिब रख दिया है फ्रेंड्स। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इस सबसे क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा है। और उसके बाद देखे थे मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था। तो अशोक था तीसरा शासक, जो कलिंग जीता था 261 ईसा पूर्व में। 261 बीसी में इसको कलिंग पर इसने आक्रमण करके जीता। सबसे खौफनाक इसका मतलब ये युद्ध था। अब बिंदुसार जो था इसका कौन था, इसका पिताजी था, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, अशोक मौर्य वंश से संबंध रखता है। अशोक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान है इसके अनुच्छेद 2 के तहत जो होता है नए राज्यों का स्थापना किया जाता है। और नाम सबका जो परिवर्तन किया जाता है, ये सब किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं फ्रेंड्स, और अनुच्छेद जो हैं ये 444 हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 2024 में जो हुआ था ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड यूनेस्को का जो 46वां सत्र जो आयोजित किया था 2024 में, ये किया था दिल्ली में। तो दिल्ली जहाँ भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिखे तो ज़्यादातर दिल्ली उसका आंसर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 24 का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये कल भी पूछा था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो 25 उच्च न्यायालय यहाँ पे वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय के 51वां मुख्य न्यायाधीश जो होता है कौन बने। तो फ्रेंड पहले भी पूछ चुका है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यायमूर्ति राजीव खन्ना, जो ये बना है 51वां नंबर का बना है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें फ्रेंड्स वो है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड इसका जो स्थापना किया था 25 में पहले किया था, 3 साल में इसको मॉडिफाई करके इसका नाम रखा था ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना 1928 में किया गया था। ये भगत सिंह था, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां, ये सब था इसमें संस्थापक सदस्य में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो यूटी है यूनियन टेरिटरी, विधानमंडल बनाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड विधानमंडल जो बनाने का है केंद्र शासित प्रदेश में, यह 239 के ए में इसका वर्णन है अनुच्छेद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद से क्वेश्चन फ्रेंड्स ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसी अनुच्छेद को आप देख के जाइए, अच्छा स्कोर कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए फ्रेंड जैसे केंद्र में होता है प्रधानमंत्री, वही राज्य में होता है मुख्यमंत्री। केंद्र में होता है, अगर बात करें तो केंद्र में होता है राष्ट्रपति, तो राज्य में होता है राज्यपाल। तो इस तरह संबंध रखता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है फ्रेंड्स, और मुख्यमंत्री किस राज्य में कौन सा है ये भी याद करके जाइए, पूछता है। तो इसका नियुक्ति जो करता है फ्रेंड्स ये करता है राज्यपाल, गवर्नर करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल जो पूछा था सुकोत्रा जो द्वीप है वो कहाँ है। तो ये पूछा था, आज जो पूछा है कावारती किसका द्वीप है। तो ये लक्षद्वीप का है। किसका है, लक्षद्वीप, जिसका राजधानी है कावारती। तो ये भारत में ही आता है, ये हिंद महासागर में आता है। उसके बाद देखिए दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म का त्यौहार किस जगह मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये जो मनाया जाता है ये बिहार में मनाया जाता है।
कहाँ पे गया के पावापुरी मनाया जाता है। यहाँ पे पावापुरी में जो है फ्रेंड्स एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, पावापुरी में ही जल मंदिर है। कौन सा मंदिर है? वाटर टेम्पल। जल मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? ये पावापुरी में, बिहार में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, राज्य की सीमा परिवर्तन का उल्लेख किसमें है? तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 में है। उसका सीमा को परिवर्तन जो करता है फ्रेंड्स, ये जो भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड? तो देखिए फ्रेंड, उत्तर भारत के मैदान में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो मिट्टी भारत में पाया जाता है ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा, जला कर लौह। तो लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक जो पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लॉस हो गया लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो होता है केरल सब में पाया जाता है। ये उसके खेती के लिए होता है, काजू सबकी खेती के लिए आवश्यक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक जो पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न में पूछा था, स्वतंत्रता के पूर्व कितने प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े थे? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि स्वतंत्रता के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो उसमें जो था ना, ये था प्राथमिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र से था। इसमें कृषि सब आता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब आता है, क्योंकि उसमें उद्योग नहीं था। लेकिन अभी पूछेगा वर्तमान की भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है फ्रेंड्स? तो ये जो सबसे अधिक योगदान है ये है तृतीय सेक्टर, जिसको बोलते हैं सेवा सेक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सबसे अधिक पैसा उसी में। उसके बाद देखिए, तो उस समय जो था 75 से 80% जो भारतीय जनता था फ्रेंड्स, वो किस पर निर्भर था? कृषि पर निर्भर था। क्योंकि आप देखिएगा तो जब भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में, तो उसमें हम लोग का जो सेना था बहुत भूखे ही मर गया था। तब उस समय जो प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री, उसने कहा था जय जवान जय किसान, मतलब किसान ही जवान को बचा सकता है, अच्छा कृषि करता है। इसी के तहत क्या हुआ था 1967-68 में, 1962 में भारत चीन हुआ था, 65 में भारत पाकिस्तान हुआ था। तो 67-68 में हरित क्रांति लाया गया था। जो भारत में हरित क्रांति का जनक ऐसे स्वामीनाथन को बोला था, इसका 2023 में मृत्यु हो गया था। ऐसे विश्व स्तर पर नॉर्मन बेलरॉक को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन है कि बांगर किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड, बांगर जो होता है नए जलोढ़ मिट्टी को बोलता है खादर। क्या बोलता है? खादर। ये जो होता है ना, ये बहुत ही उपयोग मतलब उपजाऊ होता है, ठीक। उसके बाद बांगर जो होता है पुराने जलोढ़ मिट्टी को, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे कम फसल की जो खपत करता है ये करता है बाजरा, ज्वार, रागी। अगर पूछेगा सबसे अधिक कौन सा फसल पानी लगता है, तो धान में लगता है, गन्ना में लगता है। तो इस सब में फसल में पानी ज़्यादा लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और पूछेगा सबसे अधिक जो होता है पानी का खपत किस खनिज उद्योग सब में लगता है? तो कागज़ उद्योग अगर रहेगा तो ऑप्शन में आप सब मानिएगा, इस समय इसका उपयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन था, अनुच्छेद जो है 38 संबंधित है, तो लोक कल्याण से संबंधित है फ्रेंड। और उसके बाद अनुच्छेद 40 पूछेगा तो ग्राम पंचायत का गठन है। उसके बाद 43 पूछेगा तो उसमें बताना है काम पाने का अधिकार है। 47 में पोषाहार है। 48 में वन प्राणियों सबका सुरक्षा के बारे में उसमें बताया गया है। 49 में स्मारकों और धरोहरों की रक्षा है। ये सब इसमें याद रखिए, ये सब पूछता है, ठीक। 47 के तहत ही बोलता है पोषाहार होता है, उसी के तहत दारू पर भी मतलब यहाँ पे बिहार में जो है मतलब बैन लगाया गया है संतुलित पोषाहार के तहत। ये ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। उसके अशोक चंद्रा कौन से बैंक के प्रबंधक और मुख्य अधिकारी बने? तो अशोक बैंक जो बना है फ्रेंड, ये बना है पीएनबी का, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो स्थापना हुआ था फ्रेंड 1894 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ, मुख्यालय पीएनबी का कहाँ है? ये मुंबई में। इसका जो स्थापना हुआ था लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर, ये पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पर इसका स्थापना हुआ था। और इसमें पूछेगा किस बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है फ्रेंड्स? तो कलकत्ता में है जो यूको बैंक का मुख्यालय, इसकी स्थापना 1943 में हुआ था। और आरबीआई का पूछेगा तो फ्रेंड इसका स्थापना 1935 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेबी का स्थापना कब हुआ था उसको आपको मतलब बताइए। छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1982 में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें चिनहट के युद्ध किसके मध्य हुआ था? चिनहट के जो युद्ध हुआ था ये किसके मध्य हुआ था? तो ये फ्रेंड ये 30 जून 1857 को ब्रिटिश एवं भारतीय
जो सेना था उसी के बीच में, भारतीय सिपाही उसी के बीच में ये हुआ था। कौन सा युद्ध? चिनहट का युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, ज्योतिबा फूले कहाँ स्कूल खुला था? तो जो ज्योतिबा फूले ने जो स्कूल खोला था, ये खुला था पुणे में, भिडेवाड़ा में, महाराष्ट्र में इसको खुला था, पुणे में। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति के नायक राव तुलाराम कहाँ से संबंध रखता था? तो देखिए फ्रेंड, इंद्रजीत एक नेता था जो इसके बारे में इधर ही चर्चा बताया गया था, ये करंट अफेयर्स का था। तो इसके बारे में बताया गया था कि हरियाणा का था फ्रेंड्स, हरियाणा के रेवाड़ी का था। इसके बारे में ये हीरो नायक बताया था 1857 की क्रांति में। जैसे बिहार में होता था ना कुंवर सिंह, उसी प्रकार झांसी में लक्ष्मीबाई, उसी प्रकार ये था। ये कहाँ का था? रेवाड़ी, हरियाणा का था। कौन? राव तुलाराम। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद का गुरु था ना, हाँ, रामकृष्ण परमहंस का जन्म वेस्ट बंगाल के किस जिले में हुआ था? जो पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता है, कहाँ पे हुआ था? तो देखिए फ्रेंड, हुगली एक बंदरगाह है और नदी भी है। तो हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। तो यह ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। किसका? राम कृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ था। उसके बाद रेपो रेट दर क्या है? तो देखिए फ्रेंड, रेपो रेट से बहुत ही क्वेश्चन पूछा था। देखिए फ्रेंड, रेपो रेट जो लगाया था ये आरबीआई लगाया था, कमर्शियल बैंक। जैसे मान के चलिए आरबीआई बैंक है ये, मतलब इससे अगर कोई कर्ज लेगा, जैसे एसबीआई कर्ज लिया तो उसको जिस दर पे उसको देगा कर्ज, उसको बोलता है रेपो रेट। अगर मान के चलिए कभी क्या आरबीआई को पैसे की जरूरत हो जाता है, जब वो जब जैसे एसबीआई से अगर ऋण लेगा तो उसको बोलता है रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो जो होता है फ्रेंड्स, ये रेपो रेट से कम होता है। तो रेपो रेट लगाता है आरबीआई लगाता है कमर्शियल बैंकों पर। इस अभी जो वर्तमान रेपो रेट है फ्रेंड्स, ये है कितना? ये है 6.25 है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एक और पूछता है SLR, इसको होता है लिक्विडिटी रेशियो होता है, SLR का फुल फॉर्म। एक और जो इसमें पूछा था नगद आरक्षित अनुपात CRR, इसको बोलता है कैश रिजर्व रेशियो। ये भी क्वेश्चन पूछा था, इसको बोलता है नगद आरक्षित अनुपात, जो अपने पास आरबीआई हमेशा के लिए रखता है सब बैंक, तो उसी को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था इसमें, ये पूछा था पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड, पोटेशियम नाइट्रेट को सोडा भी कहा जाता है और साल्ट पीटर भी कहा जाता है। इसको बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है KNO3 होता है फ्रेंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1857 के क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? देखिए फिर 1857 का क्रांति का राजनीतिक कारण बहुत सा कारण था। तो उसमें 2-3 ठो हम लिखे हैं, आप जो भी ऑप्शन में था आप मिला लीजिएगा। पहला था व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसको जो डलहौजी ने लाया था, इसको बोलता है राज हड़प नीति। इसमें क्या होता है, कुशासन, जब किसी को अगर अपना संतान नहीं होता उसके नहीं रहने के कारण क्या होता है, ये सभी संपत्ति ब्रिटिश सरकार ले रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे अभी देखिए तो झांसी बाई, माँ झांसी जो था लक्ष्मीबाई, उसका संतान नहीं होने के कारण गोद लिया हुआ संतान को राजा बनने की नहीं दिया था। बिहार के देखे जमींदारी सब छीन लिया गया था। तो ये सब कारण था, व्यक्तिगत सिद्धांत था। उसके बाद सहायक संधि जो वेलेस्ली ने लाया था, इसमें क्या होता था, सहायक संधि राजा के पास अपना सेना भेजता था ब्रिटिश सरकार। इससे क्या होता था, उसकी जो राज्य में जो भी था सेना या तो सब खुफिया जानकारी लेके और उसी राज्य पे मतलब आक्रमण कर देता था और अपने में ये मिला लेता था। ये भी कारण था सहायक संधि। और अंग्रेजों की राजस्व नीति, मतलब ये क्या करता था, हमेशा टैक्स बढ़ाते रहता था। तो ये सब उसका राजनीतिक कारण था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति किसने कहा था? ये डिज़रायली ने कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा था फ्रेंड्स, ये पूछा था हरित क्रांति, इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, में कौन सा बीज इस्तेमाल हुआ था? इसमें HYV मतलब हाई वैरायटी का इसमें बीज का उपयोग हुआ था। देखिए हरित क्रांति में सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ था गेहूं का उत्पादन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। कब हुआ था हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन? 1967-68 के दशक में ये हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भारत पाक युद्ध के बाद ही हुआ था। उसके बाद किसको बोलता है हरित क्रांति का जन्म? ऐसे स्वामीनाथन को बुलाता है भारत में। पूरा विश्व में नॉर्मन बेरलॉग को बुलाता है। इसके नाम पे एक पुरस्कार भी आता है, नॉर्मन बेरलॉग पुरस्कार। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो देखिए फ्रेंड, 1905 में जो हुआ था बंगाल विभाजन, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसमें बंगाल को तोड़ के अलग कर दिया गया था। लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हो गया था, बंगाल विभाजन को रोक दिया गया था। ठीक, और बंगाल विभाजन को रोक दिया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बंगाल उसमें बहुत ही धनी प्रांत था। इसको भारत का सिराज बुलाता था, सिर का ताज।
तो ये ध्यान रखिएगा। बंगाल जो था, बंगाल से इसको सबसे अधिक राजस्व मिलता था ब्रिटिश को, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1991 में उदारीकरण का क्या परिणाम हुआ? तो देखिए फ्रेंड 1991 में क्या हुआ, भारत का अर्थव्यवस्था पूरा खराब हो गया, क्योंकि भारत में क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें बोला था स्वदेशी हम अपनाएंगे, किसी भी विदेश को कंपनी को यहाँ आने नहीं देंगे। लेकिन 1991 तक आते आते क्या हो गया, हम लोग का जो होता है अर्थव्यवस्था मतलब बिगड़ने लगा। इसके तहत क्या हुआ था, नई आर्थिक नीति लाया था, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसको बोलता है NEP, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसको बोलता है नई आर्थिक नीति। इसके तहत 3 चीज़ लाया था, LPG, कौन सा आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरा विश्व में अपना सामान को बेचना। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है अपना प्राइवेट भी कंपनी खोल सकते हैं और सरकारी भी। जैसे भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ जियो देखिए प्राइवेट है और ट्रेन क्या है, सरकारी है। तो इस प्रकार लिबरेशन का मतलब होता है उदारीकरण। इसका मतलब होता है कोई भी कंपनी को यहाँ आने के लिए उसको टैक्स सब, लाइसेंस सब में क्या करना, थोड़ा छूट देना, ताकि दूसरा देश का कंपनी यहाँ आ सके। दूसरा देश का जब कंपनी आएगा तो मजदूर लेके नहीं आएगा, यहाँ का मजदूर लेगा। इससे क्या होगा, भारत का जो होता है नागरिक हो, जो यहाँ का मजदूर है, उसको क्या मिलेगा, काम मिलेगा, इंजीनियर हैं जो भी हैं सबको काम मिलेगा। इससे तहत क्या होगा, हम लोग का अर्थव्यवस्था अच्छा होगा। तो इसीलिए लाया था 1991 में नई आर्थिक नीति लाया था। इसमें उद्योग को बढ़ावा देना था। और भारत में नई आर्थिक नीति कब लाया था, 1991 में। अगर चाइना का बात कर ले तो ये 1981 में लाया था। और अगर रूस का बात कर ले तो 1921 में लाया था। तो भारत को भी पहले लाना चाहिए, लेकिन भारत जो गुलाम होने के कारण क्या हुआ, किसी पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी देखे तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन उसको जब फ़ायदा दिखने लगा तो क्या कर लिया, यहाँ पे कब्जा कर लिया। इसीलिए भारत बोला कि कुछ साल तक हम किसी को भी कंपनी को यहाँ आने नहीं देंगे, भारतीय ही उत्पादन करेगा और भारतीय ही यहाँ पे मतलब उत्पादन करके अपना सामान बेचेगा। तो इस तरह था फ्रेंड कुछ क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन अगर हमसे छूट गया है फ्रेंड, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे अबाउट चैनल में आप जाके टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए फ्रेंड्स। और आप सब कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा बहुत बताइए, और हम भी कोशिश करते हैं क्वेश्चन पूछने का। तो आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।